हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर 9 का टॉपिक नंबर 9.3 अपवर्तन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये सब सारे टॉपिक आप स्टैंडर्ड 10th में कवर कर चुके हो, ये उसका रिवीजन है। तो आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि ये सब क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने दर्पण समीकरण, फोकस की दूरी, इन सब के बारे में बात करी थी। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अब हम अपवर्तन के बारे में देखेंगे। तो अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले उसकी परिभाषा जानेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में त्यर्क आपतित होकर गमन करती है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर एक इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन में दो माध्यम होते हैं। जब एक प्रकाश की किरण आएगी तो अंतरापृष्ठ से होकर उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो ऊपर का माध्यम अलग होगा, नीचे का माध्यम अलग होगा। इस तरह से इसमें दो माध्यम होंगे। तो इस परिघटना को बोलते हैं अपवर्तन। अब इसके दो नियम हैं। स्नेल ने प्रयोग द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए। दो नियम है इसमें। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अंतरापृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि पहले हमने नियम देखे थे, उसी प्रकार इसका पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अंतरापृष्ठ अभिलंब एक ही समतल में पाए जाते हैं। अब दूसरा नियम है इसका, किन्हीं दो माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। मतलब कि हमें क्या लेना है यहाँ पे, आपतन कोण की ज्या, मतलब कि ये हो गया साइन आई, आई आपतन कोण, और अपवर्तन कोण की ज्या, ये हो गया अपवर्तन कोण की ज्या। दोनों का अनुपात स्थिरांक के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा स्थिरांक n/1, ये है हमारा अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, n/1 बराबर होता है n2/n1 से। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दो कंडीशनें हैं कि अगर n/1 बड़ा होता है 1 से, r छोटा होता है i से, यानी कि अपवर्तन कम होता है आपतन से, तो उस समय जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब की ओर जाती है। जबकि इसका उल्टा अगर हम देखेंगे, मतलब कि n/1 छोटा होगा 1 से, r बड़ा होगा i से, तो इस कंडीशन में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि कब अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आती है और दूर जाती है। यहाँ पे मैंने ये तीन माध्यमों का अपवर्तनांक लिखा है। ईटा, हवा का ईटा होगा 1, पानी का होगा 1.3 और कांच का होगा 1.5। अब हमें यही स्नेल का नियम वेग के सापेक्ष में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1/v2, और ये बराबर होगा n2/n1 से। ठीक है, तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1। तो ये हो गया हमारा स्नेल का नियम। अब यहाँ पे हम ये थियरी देखते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि स्विमिंग पूल में देखा होगा कि कुछ चीज पड़ी है, तो आपको, आप जब ऊपर से देखते हो तो आपको वो ऊपर की ओर दिखाई देती है, लेकिन जब आप हाथ डाल के उसे लेने जाते हो तो वो थोड़ी गहराई पे होती है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार का है कि हमारी वस्तु हमें आभासी, उसकी आभासी ऊंचाई है ये यहाँ तक hi और वास्तविक है h0। इसका कोण है θ1 और इसका हो गया θ1 आमने सामने, और ये कोण हो गया θ2। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हम ABC कोण लेते हैं। तो कोण ABC, इसमें ABC में कौन सा है, θ1।
तो tan थीटा 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये हो गया AB अपॉन AC। अब AC यहाँ पे कितना है HI, तो AB अपॉन HI। थीटा 1 अप्रोक्सीमेटली बराबर है थीटा 1 के, tan थीटा 1 के बराबर है, तो ये हो गया नंबर A। अब इसी तरह हम दूसरा कोण लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD। इसमें कौन सा थीटा है, थीटा 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा 2 इज इक्वल टू AB अपॉन AD। ये tan थीटा 2 बराबर है थीटा 2 के, AB अपॉन AD कितना होगा H0, ये हो गया नंबर 2। अब अगर दोनों समीकरण को देखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना स्नेल का नियम बिंदु B के लिए, ठीक है। तो बिंदु B के लिए हम लिखेंगे स्नेल का नियम। तो बिंदु B के लिए क्या हो गया, N2 अपॉन N1, ये हो गया ऊपर हवा का माध्यम N1 और ये दूसरा माध्यम N2। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोण कौन सा बन रहा है थीटा 2, और यहाँ पे कौन सा, सॉरी ऊपर बन रहा है थीटा 1 और अंदर बन रहा है थीटा 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ये बराबर है N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू थीटा 1 अपॉन थीटा 2। अब थीटा 1 और थीटा 2 की कीमत है हमारे पास N2 अपॉन N1। थीटा 1 कितना है AB अपॉन HI और ये होगा AB अपॉन H0। AB कैंसल, तो ये हो गया H0 अपॉन HI। तो ये हमें क्या मिला, N2 अपॉन N1 वो बराबर है H0 अपॉन HI से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। इसी प्रकार का हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये उदाहरण हो गया मेरा स्विमिंग पूल जैसा। जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें वस्तु यहाँ दिखाई देती है और होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो निर्गत किरण होती है वो आपतित किरण के समांतर होती है। तो आपतित किरण के सापेक्ष निर्गत किरण में कोई विचलन नहीं होता, परंतु इसमें आपतित किरण के सापेक्ष पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतना सा विस्थापन हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभिलंबवत दिशा के निकट देखने पर यह दर्शाया जाता है कि आभासी गहराई मतलब कि ये H1 जो हमें आभास हो रहा है, तो आभासी गहराई H1, वास्तविक गहराई ये हो गई मेरी वास्तविक गहराई H2 को माध्यम के अपवर्तनांक से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण कि किस तरह आभासी ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई में अंतर होता है और विस्थापन होता है। इसका एक और अगर हम उदाहरण ले लें तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दृष्टिकोण होने लगता है। मतलब कि सूर्य जिस समय निकलता है हमें उसके कुछ समय या कुछ सेकंडों पहले ही लगने लगता है, आभास होने लगता है कि सूर्य निकल गया है। जबकि वास्तविक में होता क्या है कि सूर्य निकलने वाला होता है, निकला नहीं होता। उसी प्रकार जब अस्त होता है तब भी यही दृष्टिकोण होता है हमें। तो ये किसकी वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से। तो सूर्य में लगभग आधे डिग्री का आभासी विस्थापन होता है और इसको करने के लिए लगभग 2 मिनट लगती है। मतलब कि जो सूर्य निकलने वाला होता है और हमें आभास होता है उसका अंतर होता है 2 मिनट का, और जो अस्त होने वाला होता है हमें लगता है अस्त हो गया लेकिन हुआ नहीं होता, तो उसमें भी 2 मिनट का अंतर होता है। तो ये कुल टोटल हो जाता है 4 मिनट का अंतर, 4 मिनट का विस्थापन होता है। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती है, अपवर्तन की वजह से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझेंगे।